अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा टॉपिक चल रहा था और उम्मीद है कि आपने इसको देखा होगा। इंटरवल का हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये कुछ टर्म मैंने एक्सप्लेन की थी। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, ये टर्में एक्सप्लेन की थी। फिर ये जनरल प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था। फार्मूलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, ये जनरल प्रोसीजर था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और इसके 6 स्टेप हैं और आपने जितने भी क्वेश्चन होंगे 6 स्टेप में करने होंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हमारे पास चार टॉपिक हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट म्यू, डिफरेंस मीन, प्रपोर्शन एंड डिफरेंस प्रपोर्शन। इनमें से सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट म्यू। तो उसका पहला स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि एच नॉट आपने इक्वल टू लिखना है, म्यू की आपको वैल्यू दी जाएगी। जो म्यू की वैल्यू दी जाएगी वो अपने यहाँ पर रखनी है, उसको म्यू नॉट कहते हैं। जो भी वैल्यू दी जाएगी म्यू की वो अपने यहाँ पर रखनी है। और H1 3 लिखे हुए नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये स्टूडेंट आपने स्टेटमेंट से देखना है कि H1 आपका नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा। और ये आपकी अपनी जजमेंट होगी। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको रूल बता दिया जाए और वो रूल के मुताबिक आप इसको जो है वो बना लें। अब जिस तरह ये आपका फार्मूले वाला है, ये वाला स्टेप तीसरा। अब इसमें एक रूल है कि सिग्मा दिया जाए तो नहीं भी फार्मूला यूज़ करना है, सिग्मा ना दिया जाए तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये तो रूल है, ये तो आप क्वेश्चन को देख के, डेटो को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल नहीं है, ये आपकी जजमेंट है। स्टेटमेंट को देख के आपने डिसाइड करना है कि हाइपोथेसिस क्या बनेगा। तो उसमें एक जजमेंट है और वो रूल नहीं है। अगर आप इसको ज़हन में रखते हुए अगर बनाएंगे हाइपोथेसिस तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक वो ठीक ही होगा। और ये कोई रूल नहीं है, ये पहले बता दूँ, ये एक जजमेंट है। जब हाइपोथेसिस बना जाते हैं तो उससे बंदा एक अपनी एक ऑब्जर्वेशन या एक राय काम कर लेता है कि इस तरह होगा तो ये हाइपोथेसिस बनेगा, इस तरह होगा तो ये बनेगा। दूसरा तो आपने स्टेटमेंट को देख के अंदाज़ा लगाना है ना। तो अगर आपके पास स्टूडेंट, ये आप ज़रा ध्यान से सुनना कि एच नॉट तो इक्वल टू हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो H1 नॉट इक्वल टू, H नॉट इक्वल टू और H1 नॉट इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट, अगर स्टेटमेंट में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिससे आपको अंदाज़ा हो या कोई गेस कर सकें कि मेरा हाइपोथेसिस या ग्रेटर में बन रहा है या लेस में बन रहा है। आमतौर पे इक्वल टू नॉट इक्वल होता है। स्टूडेंट मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है। तो H1 H नॉट इक्वल टू, H1 नॉट इक्वल टू आमतौर पे। लेकिन अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें ग्रेटर, लेस, बेटर,
एट मोस्ट, एट लीस्ट, जिससे अंदाजा होता है कि या ग्रेटर है या लेस है। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है इससे अंदाजा होता है ना कि या ग्रेटर है या लेस है। एट लीस्ट, एट मोस्ट, ग्रेटर, बेटर, इंफीरियर, लेस। तो इनसे कुछ अंदाजा होता है कि या वो ग्रेटर बनेगा या लेस बनेगा। तो उसके लिए सुन, एक जजमेंट है कि अगर आपके पास एक्स बार म्यू से बड़ा हो, एक्स बार अगर म्यू से बड़ा हो तो एच वन ग्रेटर में बनता है। अगर एक्स बार म्यू से लेस हो तो एच वन लेस में बनता है। ठीक है, आपने एक्स बार और म्यू को कंपेयर करना है। एक्स बार म्यू से ग्रेटर हो, एच वन ग्रेटर में बनेगा। एक्स बार म्यू से लेस हो तो एच वन लेस भी बनेगा। आम तौर पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा, आम तौर पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा। तो अगर उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए जिससे आपको लग रहा हो पता नहीं ये ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, एक्स बार और म्यू को कंपेयर कर लेना है। अगर एक्स बार म्यू से ग्रेटर हो तो आपने एच वन ग्रेटर में लिखना है। अगर एक्स बार म्यू से लेस हो तो आपने एच वन लेस। ठीक हो गया स्टूडेंट? अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एच वन क्या हो सकता है। फर्ज करो लिप्टन चाय वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो चाय की डब्बी होती है उसमें 100 ग्राम चाय होती है। उनका क्लेम है, वो कहते हैं कि हमारी जो डब्बी है उसमें 100 ग्राम चाय होती है, पत्ती होती है। तो हमने चेक करना है क्या वो धोखा तो नहीं दे रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे। हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट क्या हाइपोथेसिस बनेगा, एच नॉट तो इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 ग्राम का है ना एवरेज, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इनमें से क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो क्लेम करते हैं कि हमारी जो चाय की डब्बी है उसमें 100 ग्राम चाय की पत्ती होती है। तो हमने ये चेक करना है कि वो चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो चीटिंग किस सेंस में होगी, क्या म्यू नॉट इक्वल टू 100 की सूरत में होगी, या म्यू ग्रेटर देन 100 की सूरत में होगी, या म्यू लेस देन 100 की सूरत में। इस पे गौर करना आप कि ये तो अंडरस्टूड हो गया 100 है इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू ग्रेटर लेस। अगर यहाँ पे 100 आता, क्या नॉट इक्वल टू की सूरत में चीटिंग होती है, क्या ग्रेटर की सूरत में चीटिंग होती है, या लेस की सूरत में चीटिंग होती है। अब ये स्टेटमेंट है तो इसमें आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, जिससे आपने सोच के बताना है कि क्या बनेगा। उस स्टूडेंट यहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना वो काम मुश्किल ही लगता है मेरा ख्याल। तो अब आप में से कोई कहता है नॉट इक्वल टू, अगर आप में से कोई कहता है नॉट इक्वल टू, तो स्टूडेंट नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है। नॉट इक्वल टू में दोनों सेंस आती हैं, या वो ग्रेटर है या वो लेस है, या वो ग्रेटर है या वो लेस है। तो ये तो फिर हो नहीं सकता। यहाँ पे आ जाते हैं, म्यू ग्रेटर देन 100,
म्यू ग्रेटर देन 100। तो स्टूडेंट वो कौन सा धोखा होता है जो 110 ग्राम दे के आपको वो करें, यानी वो कोई कंपनी अपनी डब्बी में 100 की बजाय 110 ग्राम चाय की पत्ती डाल रही हो और फिर कहे कि ये धोखा है, तो फिर धोखा कौन सा होता है? धोखा स्टूडेंट ये है, म्यू लेस देन 100, म्यू लेस देन 100, 100 से कम होगा तो चीटिंग होगी, 100 से कम होगा तो चीटिंग, 100 से ज्यादा होगा तो चीटिंग नहीं होती स्टूडेंट। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, ग्रेटर भी आ जाता है, लेस भी आ जाता है। तो इसलिए ग्रेटर भी आ रहा है तो ग्रेटर की सूरत में चीटिंग नहीं होती ना, लिहाजा हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी नहीं लिख सकते, ग्रेटर भी नहीं लिख सकते, फिर क्या होगा, लेस होगा। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट एक और एग्जांपल देता हूँ, ये H0 H1 समझाने के लिए कि एक पेप्सी की जो 250 लीटर की बोतल फिल करने वाली मशीन है, उसको हम चेक करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि उसको एवरेज जो उसमें वो फिल करती है पानी 250 ml, 250 ml, तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो स्टूडेंट H0 तो आपके पास हो गया म्यूज इक्वल टू 250, तो H1 क्या होगा, क्या नॉट इक्वल टू होगा, क्या ग्रेटर होगा या लेस होगा? अब अगला भी एक हमने लिप्टन चाय वाला भी हमने क्वेश्चन देखा, और एक ये मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि फिलिंग मशीन जो बोतलें फिल करती है 250 ml वाली, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो स्टूडेंट H1 क्या बनेगा, H0 तो हो गया इक्वल टू 2 म्यू इज इक्वल टू 250, तो H1 क्या ग्रेटर बनेगा, क्या लेस बनेगा या नॉट इक्वल टू? हाँ जी, हम में से जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ग्रेटर बनेगा, तो साफ ज़ाहिर है 250 ml से ज़्यादा अगर पानी डाला हुआ है तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। कोई भी जो है ना 250 ml से ज़्यादा तो पानी आपको नहीं देगा ना, और अगर लेस है वो भी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि 250 ml से कम तो पानी नहीं देने लगे ना आप लोग। तो स्टूडेंट उस सूरत में ये वाला हाइपोथेसिस H1 होगा, नॉट इक्वल। क्यों होगा, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, ग्रेटर भी आ जाता है, लेस भी आ जाता है। तो ग्रेटर होगा फिर भी उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेस होगा तो फिर भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने इसको लिखना नॉट इक्वल टू। इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 250, क्योंकि अब अगर ग्रेटर ले लेते हैं तो ग्रेटर की एक सेंस तो ठीक होगी कि अगर वो 250 से ग्रेटर रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ये भी तो सोचिए ना कि उससे लेस हो तो फिर भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, फिर ये तो आपने छोड़ दिया। और इन तीनों में आपने इन तीनों में से एट ए टाइम आपने एक ही लेना है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि उसका वो मतलब पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन की सेंस पूरी होनी चाहिए। तो फिर ये नॉट इक्वल टू होगा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ग्रेटर भी और लेस भी। ग्रेटर की सूरत में भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी और लेस की सूरत में परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। तो स्टूडेंट पिछला जो हमने क्वेश्चन किया चीटिंग वाला, वो हमने यहाँ पे ये क्यों लिया कि लेस की सूरत में चीटिंग होती है, ग्रेटर की सूरत में चीटिंग नहीं होती। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर की सूरत में तो चीटिंग नहीं होती, लेस की सूरत में होती है, तो फिर हम ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है
ये था एक दोनों का कंपैरिजन। आगे मजीद क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट समझ लग जाएगी। और ये स्टेप लिखे हुए हैं, अब ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे क्रिटिकल रीजन का पूछा था, इसमें आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना। ये टेबल आपने देखना है और ये इन तीनों में से कौन सा यूज करना है आपने, वो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा जब आप ये कर लोगे। जब आपने ये कर लिया है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सवाल में लेस बनाया था ना हमने चीटिंग वाले में, तो लेस की सूरत में स्टूडेंट आपने सिर्फ ये वाला यूज करना है, ये वाला लेस की सूरत में ये वाला यूज करना। और परफॉर्मेंस में जिसमें ग्रेटर लेस दोनों आ रहे थे, नॉट इक्वल टू आ रहा है, नॉट इक्वल टू की सूरत में आपने ये वाला यूज करना। ठीक है, तो इसलिए ये इतना मसला नहीं है, एक दफ़ा आप करेंगे तो आपको इसका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 स्टेप थे जो लास्ट टाइम हमने किए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, एक तो ये स्टेटमेंट है और नीचे वाला सॉल्व भी किया हुआ है। नीचे वाला सॉल्व किया हुआ है, ये आपने खुद कर। पहले तो इसमें डाटा देखते हैं ना, ये डाटा क्या क्या दिया हुआ है। इसमें भी इंटरवल की तरह आपने ख्याल रखना है कि पहले सबसे पहले आपने एन को देखना है, सैंपल साइज। अगर आपको सैंपल साइज का पता लग जाता है तो फिर आपको एक्स बार और म्यू को डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज अ पास बिन 1120 R with a standard deviation 125 R. A sample of 8 electric bulb. अब ये सैंपल ऑफ 8, आपके पास n कितना है? 8। स्टूडेंट आपके पास n कितना है? 8। ठीक है, हम यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है जब आप यहाँ से सैंपल ले रहे हैं, सैंपल से पहले जो कुछ उसने कैलकुलेट किया होगा वो सैंपल का तो नहीं होगा ना, वो पॉपुलेशन का होगा। किसका होगा? पॉपुलेशन का होगा। फिर ये पॉपुलेशन का मीन है और ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मीन लाइफ टाइम, ये पॉपुलेशन का मीन, ये सैंपल का मीन। एन आपके पास 8 है और इससे जो मीन कैलकुलेट किया हुआ है वो ये 1070, ये आपके पास सैंपल का मीन। ठीक हो गया। और अल्फा उसने 5% बताया हुआ स्टूडेंट। इस डेटे को देख के बताना है कि जब सिग्मा गिवन हो, जब सिग्मा गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वो जो 3 स्टेप आपने पढ़े हुए ना, वो उनको ध्यान में रखना है। इंटरवल में भी यही प्रोसीजर था डाटा निकालने का और टेस्टिंग में भी यही प्रोसीजर है। लेकिन इंटरवल में ये था कि म्यू नहीं दिया जाता, जिसका इंटरवल मालूम करना आमतौर पे वो नहीं दिया जाता। अगर दिया भी जाए तो वो इंटरवल की फॉर्म में होता है, सिंगल वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट टेस्टिंग में यहाँ पे एक्स बार भी दिया जाएगा और म्यू भी दिया जाएगा, दोनों चीज़ें दी जाएंगी। और आपको पता है एक्स बार भी मीन होता है, म्यू भी मीन होता है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि एक्स बार सैंपल का मीन होता है और म्यू पॉपुलेशन का मीन। तो पहला फॉर्मूला यूज होगा। इसके स्टेप अभी आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। इसमें पहले डाटा देखते हैं। A sample of 400 male student is found to have mean 66.47। सैंपल से आपके पास 400 आ गया, मीन आपके पास 67.47। क्लियर? आगे देखें। Can it be regarded as a simple random sample from large population with mean
67.39 with standard deviation 1.3. Can it be regarded as a simple random sample from क्या जिस ये पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है क्या उसका मीन 67.39 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 तो उसने क्लियर लिखा हुआ है लार्ज पॉपुलेशन विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने कहा था कि सैंपल साइज के बाद अगर वो पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेगा तो वो मेंशन करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया हुआ है लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 67.39 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3। स्टूडेंट देख लें मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने डाटा ही गलत निकाला तो आगे फिर सारे गलत हो जाएगा, फिर बाकी तो सवाल सारे गलत हैं। अगर आपने डाटा गलत निकाला है, अगर आपने डाटा ठीक निकाला है तो फिर आगे सोचा जा सकता है कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे इतना जोर दे रहा हूँ कि अगर आपको पता हो कि आपने डाटा किस तरह निकाला और ये सवाल हल भी किया हुआ है, इसके स्टेप भी आपने नोट करने हैं और देखना है किस तरह सॉल्व किया हुआ है, स्टेप वाइज आपने भी करना है। तो स्टूडेंट पहला स्टेप कि जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल लिया गया उसका मीन 67.39 है या नहीं, ये आपने चेक करना है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट आपने इक्वल टू नॉट इक्वल टू है या नहीं, कोई इसमें ग्रेटर लेस वाला कोई सेंस नहीं आ रही। जस्ट आपने बताना है कि म्यू इज इक्वल टू या म्यू नॉट इक्वल। पहला फिर स्टेप क्या होगा, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू ये 67.39 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है और म्यू नॉट इक्वल टू 67.39। ये अब दोबारा तो नहीं बताने की जरूरत, ये 37 लिखा हुआ है, ये 67 होना था, आपने 67 कर लेना। इधर ठीक ही लिखा हुआ है, इधर लिखने में मिस्टेक होगी। ये पहला स्टेप इक्वल टू नॉट इक्वल। स्टूडेंट दूसरा स्टेप अल्फा दिया जाएगा आपको, अल्फा आपको दिया जाएगा। अच्छा एक और, ये जो अल्फा बाई 2 किया हुआ है फिर 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये टेबल देखने के लिए होता है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको यहाँ पे ना करें, यहाँ पे सिर्फ अल्फा ही लिखें आप बस, इसको यहाँ पे सॉल्व ना करें, कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप फार्मूला, तो फार्मूला क्या था, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर n अंडर रूट, सिग्मा ओवर n अंडर रूट। और आपको पता है अगर ये बटे में तो उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी लिखा जा सकता है ना, सिग्मा ओवर n अंडर रूट, तो उसको ऊपर लेके अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अगला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन। स्टूडेंट ये क्रिटिकल रीजन और कैलकुलेशन को बात करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं बाद में क्रिटिकल रीजन करते हैं, ये दोनों का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है ना उसमें कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको क्रिटिकल रीजन आगे सॉल्व कर सकेंगे, क्यों उसका क्रिटिकल रीजन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पर बेस करता है, तो इसलिए पहले फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो इसलिए कैलकुलेशन अगर आप पहले करने क्रिटिकल रीजन बाद में लिखना, ये इतना फर्क नहीं पड़ता, ये इसको इंटरचेंज कर सकते हैं आप। तो ये कैलकुलेशन करके हमने z की वैल्यू निकाल ली 1.23। अब आते हैं क्रिटिकल रीजन। देखिए स्टूडेंट नॉट इक्वल टू है ना, तो नॉट इक्वल टू की सूरत में हमने क्या बनाया था, z मॉड ग्रेटर और इक्वल टू z अल्फा बाई 2। स्टूडेंट ये आपके पास h1 नॉट इक्वल टू है, तो फिर ये वाला क्रिटिकल रीजन यूज होगा।
Z mod greater or equal to Z alpha by 2, greater or equal to Z alpha by 2। तो स्टूडेंट Z alpha by 2 की वैल्यू आपको निकालनी आती है जब अल्फा आपके पास 5% हो, तो अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा। जब उसको 1 में से माइनस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.975। और ये मैंने आपको Z का टेबल देखने का तरीका बताया हुआ है। वो जो 95% के लिए था वही आपको याद है ना कि जब आपके पास 95% होता है तो 1 माइनस अल्फा क्या होता है, 90%, 95%, 0.95। तो अल्फा क्या होता है, 5%। वहाँ से हम अल्फा ही निकालते थे ना, ये अल्फा उसने पहले निकाल के दिया हुआ है। अल्फा से आपने अल्फा बाई 2 करना है, फिर 1। ये आपने यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा लास्ट में बताया कि टेबल वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट टेबल वैल्यू लिख दें, Z mod ग्रेटर देन Z अल्फा बाई 2, डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। जरूरी नहीं कि आप इस तरह ये सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट डायरेक्ट वो वैल्यू लिख देनी है, 1.96 जो टेबल वैल्यू Z का टेबल। अब आ गया छठा स्टेप, इन्फ्रेंस, नतीजा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या निकलेगा, तो ये स्टूडेंट ध्यान से सुनना जरा, ये एक दफे आपको बताना है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, ये इन्फ्रेंसेस के कैलकुलेशन के 2-3 तरीके हैं। पहला तो सुन लें, आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है उसको कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। एक आप टेबल से देखते हो, इसको हम कहते हैं टेबल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, टेबल वैल्यू। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये टेबल वैल्यू। अगर स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस हो, जिस तरह ये लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस हो, फिर हम क्या करते हैं, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। एच नॉट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या वो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, एक की बात है। कब, जब आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही हो। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये टेबल वैल्यू। जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही हो तो हम क्या करते हैं, वो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, या वही एक्सेप्ट एच नॉट। इसका मतलब ये होगा कि म्यू जो है वो उस पॉपुलेशन का 67.39 के बराबर है। ठीक हो गया। जब आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस हो। अच्छा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर आ जाए, मतलब यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट। अल्टरनेटिव क्या होगा, वी एक्सेप्ट एच वन। एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या, आप एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एच वन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि म्यू 67.39 के बराबर नहीं है। म्यू 67.39 के बराबर नहीं। ठीक हो गया। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी हो तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक ही बात है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे 2 आ रहा हो, तो फिर स्टूडेंट हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, वी रिजेक्ट एच नॉट। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, वी एक्सेप्ट एच वन। तो ये इसका कैलकुलेशन। बाकी ये स्टूडेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आपने इसका डाटा निकालना है। मजीद इसको जो है ना वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। आज फिलहाल इतनी काफ़ी है। और इनके आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो किस तरह बनाया जाता है। ये तो बना बनाया, बाकी के आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं। खुद बनाओगे तो आपको थोड़ा सा गैस हो जाएगा, हाँ ये किस तरह करते हैं। तो बाकी मैं फिर बना दूंगा, मेरा कौन सा है। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।